हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, क्या सिलेबस है, किस तरह से ट्रेंड यूपीएससी के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये सारा डिटेल में इंट्रोडक्शन हम आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस यूपीएससी जीएस पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी आता है और उसके अंदर सिलेबस 5 पॉइंट में डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में क्या लिंकेजेस है। इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो एक्सट्रीमिज्म हम लोग बोलेंगे नक्सलिज्म को, ठीक है। जो मिडल ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल से शुरू होते हुए अप टू आंध्र प्रदेश, राइट। तो इस प्रकार से ये शुरू हुआ था। आगे हम लोग इन डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे जब हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एक अलग से नया वीडियो बनाएंगे तब, ठीक। फिर आता है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट यानी कि आपका जो फॉरेन कंट्री है उसका क्या रोल है, या तो कोई अलग टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर चैलेंज के अगर हम लोग नज़रिए से देखें तो। तीसरा, इंटरनल सिक्योरिटी challenges to internal security through communication network, role of media and social networking sites। तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरह से चैलेंज दे रहा है, मीडिया किस तरह से चैलेंज दे रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट से किस तरह से हमको प्रॉब्लम्स आ सकती है या तो आ रही है, चैलेंजेस है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के पीछे। ओके, फिर साइबर सिक्योरिटी का बेसिक्स, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और उसका प्रिवेंशन। फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। सिक्योरिटी चैलेंज क्या है इंडिया के अंदर और उसका मैनेजमेंट में अगर क्या कोई फॉल्ट है अपने बॉर्डर एरिया के अंदर। उसके साथ साथ लिखा हुआ है लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। अब ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ क्या लिंकेजेस है टेररिज्म का। स्टार्टिंग में शुरुआत में दोनों ही अलग थे। ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि माफिया जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या तो आपने देखा होगा दाऊद इब्राहिम वगैरह वगैरह। तो ऑर्गेनाइज क्राइम में आपका आ सकता है स्मगलिंग, ड्रग्स की, वेपन्स की, ह्यूमंस की, ठीक है। तो अब इन लोगों का टेररिज्म के साथ क्या संबंध है। और लास्ट में है सिक्योरिटी फोर्सेस इंडिया की, या तो एजेंसीज और उनके मैंडेट जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग हमारे लिए मदद करते हैं। आगे देखते हैं कि वेयर इट स्टैंड्स, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जाम में इंटरनल सिक्योरिटी का। तो यहाँ पे एक एनालिसिस दिया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ईयर के हिसाब से 2013 से लेकर 18 में। अगर आप इस ग्राफ को एनालिसिस करो तो 2013 में 5, 2014 में भी 5, 2015 और 16 के अंदर 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2017 के अंदर 2 और 18 के अंदर 3 क्वेश्चंस। तो ऑन एन एवरेज आप लोग गिन लो कि 4 क्वेश्चंस आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के जीएस पेपर 3 के अंदर। अब डिफाइन कर लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी आखिर है क्या। तो इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी है हमारे देश की, ठीक है, विद इन अवर बाउंड्रीज। हमारी बाउंड्री के अंदर अंदर किस तरह से हमको सिक्योरिटी देखनी है, या तो हमारे बाउंड्री के अंदर किस तरह से हम लोगों को पीसफुल एनवायरनमेंट रखना है, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग पीस मेंटेन रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे, ओके, और सॉवरेनिटी हम लोग बनाए रखेंगे, ठीक है। पीस यानी कि आपको पता है शांति, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना यानी कि जो भी रूल्स या तो जो भी डिसिप्लिन है वो मेंटेन्ड है, और सॉवरेनिटी यानी कि कंट्री जो इंडिया अपना कंट्री जो है वो अपना डिसीजन लेने के लिए खुद ही सक्षम है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई और बोलेगा उस हिसाब से हम चलने वाले नहीं होते। इसको हम लोग बोलते हैं आसान भाषा में सॉवरेनिटी। इंटरनल सिक्योरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से अलग है। क्यों, किस तरह से। एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो अगेंस्ट एग्रेशन बाय द फॉरेन कंट्री के खिलाफ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई फॉरेन कंट्री आ रहा है, वॉर कर रहा है हमारे बॉर्डर के ऊपर, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी से डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको मिली हुई है इंडिया के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस को।
और इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस के परव्यू में आता है, ठीक है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की सपोर्ट में चलती है जब रिक्वायर्ड होता है तब। से फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी में मैं हिंटरलैंड टेररिज्म की अगर बात करूं तो 2008 में हमने एग्जांपल देखा ये मुंबई टेरर अटैक्स। तो जब टेररिस्ट आए तो फर्स्ट रिस्पॉन्सर कौन थे? पुलिसमैन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कि जब धीरे धीरे पता लगा कि भाई बहुत बड़ा आतंकवादी ग्रुप है तो हमने CAVF की भी मदद ली थी। ओके, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट। डर किस तरह से क्लासिफाइड होता है वो हम लोग देखते हैं। तो 4 टाइप्स है बेसिकली। पहले तो 2 ही थे, इंटरनल थ्रेट एंड एक्सटर्नल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट यानी कि हिंटरलैंड टेररिज्म, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, कम्युनल वायलेंस, ये सब इंटरनल थ्रेट है। एक्सटर्नल थ्रेट यानी कि फॉरेन कंट्री का एग्रेशन, वॉर लाइक सिचुएशन, तो ये सब एक्सटर्नल थ्रेट्स है। लेकिन आज के डिजिटल एज के अंदर दोनों ही जो है इंटरनल और एक्सटर्नल वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि तीसरा नंबर है हमारा इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, यानी कि हमारे कंट्री के अंदर से ही मदद मिला हुआ एक्सटर्नल थ्रेट। से फॉर एग्जांपल इन द सिंपल लैंग्वेज कि यहाँ से हमारे देश में से कोई पर्सन या कोई ग्रुप आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उनको सहारा दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है कि किस तरह से आप स्मगलिंग कर सकते हो अपने वेपन्स की, ड्रग्स की, या तो आप खुद किस तरह से बॉर्डर के अंदर एंटर कर सकते हो। तो इस तरह की जो मदद मिलती है, या तो पैसों की मदद, तो इस तरह पॉलिटिकल मदद, इस तरह की जो मदद होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली एडेड एक्सटर्नल थ्रेट। और लास्ट में है एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट, यानी कि जो कंट्री के अंदर ऑलरेडी जो हमारे डिस्टर्बेंस चल रहे हैं उस आग को और भी ज़्यादा हवा देने के लिए दूसरे जो दुश्मन देश है या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको मदद करती है। जैसे कि नक्सलिज्म हम बात करते हैं, ठीक है, माओइस्ट थिंकिंग वाले हैं, तो माओइस्ट हमको पता है कम्युनिस्ट पार्टी या माओइस्ट पार्टी चाइना से आई हुई है, और चाइना चाहता ही है, चाइना इंडिया वगैरह चाहते ही है कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस रहे ताकि इकोनॉमिकली हम लोग पीछे रहे और वो आगे बढ़ सके। इसलिए नक्सलिज्म जैसी चीज़ों को कभी कभार चाइना जैसे देश स्पॉन्सर कर लेते हैं हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंस का फायदा उठाकर। इस चीज को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर कट आइडिया आ जाए इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है। इस टेबल के मदद से हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी। फर्स्ट पॉइंट है इट इज द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री फ्रॉम इंटरनल एक्टर्स एज वेल एज फॉरेन एक्टर्स विद इन इट्स बॉर्डर्स। कंट्री का सिक्योरिटी इंटरनल एक्टर से भी और फॉरेन एक्टर से भी विद इन अवर बॉर्डर्स। इंटरनल एक्टर्स यानी कि जैसे मैंने बार बार बताया अभी नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, और फॉरेन एक्टर से यानी कि बाहर से आतंकवादी आया हो और टेररिस्ट एक्टिविटी कर रही है, उस चीज़ को बोल रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि वो सारा हमारे बॉर्डर के अंदर हो रहा है, बॉर्डर के ऊपर नहीं, बॉर्डर के बाहर नहीं, बॉर्डर के अंदर हो रहा है। सेकेंड नंबर, इट्स मेंटेनेंस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट पुलिस सपोर्टेड बाय सेंट्रल पुलिस फोर्सेस एंड आर्म फोर्सेस। तो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट पुलिस की, और कंट्रोल के बाहर हो तो सेंट्रल पुलिस फोर्स को भी हम लोग बुलाते हैं और आर्म फोर्स को भी बुलाते हैं। जैसे कि मुंबई टेरर अटैक में पहले तो रिस्पॉन्डर पुलिस वाले थे, उसके बाद सेंट्रल पुलिस फोर्स के हिसाब से कुछ आर्मी ग्रुप भी वहाँ पे आया था, और फाइनली जो रेस्क्यू ऑपरेशन था या तो टेररिस्ट को मार गिराने का ऑपरेशन था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की NSG ने मदद की थी। थर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। फोर्थ, फाइटिंग फ्रॉम इंटरनल फोर्सेस रिक्वायर एन अनकन्वेंशनल सेट ऑफ स्किल ऑफ वॉरफेयर। अनकन्वेंशनल सेट ऑफ स्किल ऑफ वॉरफेयर चाहिए इंटरनल फोर्सेस को, या तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो फोर्स लड़ रही है उनको अनकन्वेंशनल सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। फिफ्थ, पुलिस एफर्ट्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेनेंस मे लीड टू द इश्यू। अब पुलिस जो एफर्ट्स लगा रही है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, वो कभी कभी इश्यू भी बन जाता है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को लेकर, बिकॉज ये जो वॉर है वो हमारे खुद के लोगों के अगेंस्ट में ही होता है, बिकॉज हमारे खुद के लोग ही दंगे में जुड़े हुए होते हैं, नक्सलिज्म में होता है,
तो एक डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया आ जाता है या एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है कि भाई हमारे ही लोगों के साथ किस तरह से डील करना है। दो वो लोग आपके ऊपर हमला करे, लोगों को मारे, सरकार के अगेंस्ट में जा रहे, तो एक स्पेशल टैक्टिक्स चाहिए। और पुलिस अगर सपोज अपने डिफेंस में कुछ कदम उठाती भी है तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है। सिक्स्थ, इंटरनल ट्रबल्स आर ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ aggrieved Indian citizens because of inequitable development growth। इनइक्विटेबल डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोसेस की वजह से भी हमारे जो इंडियन सिटीजन है वो गुस्से हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक इंटरनल ट्रबल क्रिएट कर लेता है, बिकॉज वो लोग बाद में हथियार उठाते हैं, धरना करते हैं, बसें जलाते हैं, तो ये एक थ्रेट हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। बिकॉज इस चीज़ को कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, कोई भी दुश्मन देश फ़ायदा उठा सकता है, जैसे कि नक्सलिज्म का हमने एग्जाम्पल लिया था। ऑन दी अदर हैंड, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री फ्रॉम एग्रेशन बाय फॉरेन कंट्री। तो ये कंट्री की सिक्योरिटी है, अगर कोई फॉरेन कंट्री हमला करता है उसके अगेंस्ट में। ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आर्म्ड फोर्सेस की। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। फोर्थ पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्सेस को कन्वेंशनल वॉरफेयर स्किल्स चाहिए टू फाइट अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट, क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पर युद्ध हो सकता है। जो दूसरा दुश्मन देश आएगा उसके पास कई सारी बड़ी वेपन्सरी और ट्रेनिंग के साथ आए होंगे, ठीक है। जबकि इंटरनल सिक्योरिटी में तो हमारे खुद के ही लोग हैं, उनके पास तो आर्मी या पुलिस ट्रूप्स जैसी ट्रेनिंग तो होती नहीं है कि वो उस प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर लड़े। बट एक्सटर्नल सिक्योरिटी में वो सारे प्रोफेशनल्स होंगे, तो हमारे फोर्सेस के पास भी कन्वेंशनल वॉरफेयर स्किल्स होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स इशू यहाँ पर नहीं बनता, क्योंकि हम लोग फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट में वॉर कर रहे हैं, हमारे खुद के देशवासियों के अगेंस्ट में नहीं। एंड सिक्स्थ, एक्सटर्नल ट्रबल्स आर ऑफन अ रिजल्ट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। एक्सटर्नल ट्रबल्स कब होता है? जब बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाती है दो देशों के बीच में, या तो इकोनॉमिक कंपटीशन होता है दो देशों के बीच में। एग्जाम्पल हमारे पास दोनों ही है। बाउंड्री डिस्प्यूट पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, तीनों तरफ से हमने देखा है बार बार, करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते हो तो। और इकोनॉमिक कंपटीशन चाइना के साथ है और दूसरे देशों के साथ भी है। तो इकोनॉमिक कंपटीशन में भी अगर कोई ज़्यादा ही इसको सीरियस ले रहा है तो हमारे लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट वो बाद में बन सकता है, वो शायद वॉर भी करने आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि लक्षण क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के। पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है सिक्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल सोवरेनिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सिक्योर करें। हमारा इंटीग्रिटी जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, प्रीएम्बल के अंदर डिफाइंड है, तो उसको सिक्योर रखना है। और हमारी इंटरनल सोवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। सोवरेनिटी क्या होता है मैंने आपको अभी समझाया था। सेकंड, मेंटेन डोमेस्टिक पीस। डोमेस्टिक पीस इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर पीस मेंटेन रखना है, ये एक एट्रीब्यूट है इंटरनल सिक्योरिटी का। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। रूल ऑफ लॉ एंड इक्विटी बिफोर द लॉ, रूल ऑफ लॉ भी फॉलो हो और लॉ सबके आगे इक्वल है, ये बात का हमको ध्यान रखना है। एब्सेंस ऑफ फियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई अगर बोलता है कि आप इंटरनली सिक्योर किस तरह से हो या आप सिक्योर कब फील करते हो, तो आपका आंसर होता है कि जब मेरे में डर नहीं होता तो मैं सिक्योर फील करता हूँ, सेफ फील करता हूँ। ओके, तो एब्सेंस ऑफ फियर इज देयर। और लास्ट में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से सब रहे, एंड कम्युनल हार्मनी, भाईचारे से रहे। अब इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के पीछे इंडिया के अंदर चैलेंजेस क्या क्या है, ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स है, किस तरह से इंडिया के एट्रीब्यूट्स, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के इंडिया के अंदर थ्रेट लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस है, थ्रेट है, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला थ्रेट है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। जम्मू कश्मीर के अंदर आए गए दिन सीज फायर लाइन का वायोलेशन होता रहता है, ठीक है। तो आप न्यूज़ में देखते हो सीज फायर लाइन का उल्लंघन हो गया है, पाकिस्तानी ट्रूप्स या पाकिस्तानी आतंकवादी ने हमला किया है रईस इलाका में, और एलओसी से टेररिज्म आ रहा है। तो ये सारे हमारे पास चैलेंजेस है। दूसरा है इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पहले से ही डिस्टर्ब्ड है, इंसर्जेंसी वहाँ पर काफ़ी है। किस तरह से इंसर्जेंसी है? लोकल ट्राइब्स की वहाँ पर कई बार डिमांड आई है, कई बार उन्होंने वायलेंस इरप्ट किया है, हाईवे ब्लॉक्स किए हैं,
कि भाई हमको हमारा अलग से कंट्री बनाओ, हमारा अलग से स्टेट बनाओ। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, जिसको हम लोग इंसर्जेंसी बोल रहे हैं। इसका भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जितने भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं, इन सब का हम लोग डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तीसरा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि मैंने पहले ही बताया, इंडिया के एग्जाम्पल है नक्सलिज्म। फिर है हिंटरलैंड टेररिज्म, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो भी टेररिस्ट हमला कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हिंटरलैंड टेररिज्म। हिंटरलैंड यानी कि कंट्री के अंदर, लैंड के ऊपर। मुंबई टेरर अटैक्स बोल दो, पार्लियामेंट 2001 का अटैक्स बोल दो, बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं जयपुर, मुंबई, दिल्ली वगैरह में। एंड देन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड इट्स नेक्सस विद टेररिज्म। तो ऑर्गेनाइज क्राइम अकेला था तब तक तो ठीक है, उसके बाद नेक्सस हो गया, या तो उनका रिलेशन हो गया टेररिज्म के साथ, तो ये एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करके आ रहा है। शॉर्ट में समझाऊं तो ऑर्गेनाइज क्राइम वाले इनको मदद कर रहे हैं टेररिज्म वालों को, ताकि उनका वेपन्स प्रोवाइड करे। उसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम के पास एक प्रॉपर पूरी अच्छी तरीके से प्लान्ड वे है किस तरह से ड्रग्स को, वेपन्स को तस्करी करना है, कहाँ से ले जाना है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम वाले क्या करते हैं, अपने माल सामान के साथ टेररिस्ट को भी कंट्रीज के अंदर पहुंचा देता है, ताकि किसी को पता ना चले। और टेररिज्म क्या मदद करता है उनको, टेररिस्ट मदद करता है ऑर्गेनाइज क्राइम वालों को कि भाई अगर सपोज टेररिस्ट जा रहा है किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या किसी स्टेट के अंदर, तो उनका सामान ले जाए, ड्रग्स ले जाए और इलीगली वहाँ पर सप्लाई कर ले। तो ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं। फिर आती है कम्युनलिज्म। कम्युनिटी के बीच में जो आपसी प्रॉब्लम है वो बाद में किस तरह से बड़ा रूप ले लेता है, गोधरा कांड के अंदर देखा, हिंदू मुस्लिम के बीच में। कास्ट एंड एथनिक टेंशन, कास्ट के बीच में, एथनिक के बीच में। नॉर्थ ईस्ट के अंदर एथनिक टेंशन काफ़ी रहता है, ठीक है, ट्राइब्स के बीच में छोटे मोटे टेंशन ये शुरू होकर बड़ा एक लेवल पे किस तरह से जाता है वो भी हम देखेंगे। रीजनलिज्म एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट, उसके बाद बारी आ जाती है, कुछ नहीं बचता तो रीजनलिज्म, कि हम लोग इस रीजन के हैं, हमारा क्या, हम गुजरात के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं। और इस हिसाब से शुरू हो जाता है इंटरस्टेट डिस्प्यूट। पानी को लेकर भी होता है, ज़मीन को लेकर भी होता है, जंगल को लेकर भी हो सकता है, या कोई भी स्कैर्स रिसोर्स को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, अब जिस तरह से हम लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, पेमेंट हुआ, डेटा एंट्री हुई, ये सारा ऑनलाइन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा और एक नया चैलेंज क्रिएट करके आया है इंडिया के अंदर। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट, अगर पोरस बॉर्डर होगी तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रही है। बजरंगी भाईजान के अंदर हमने देखा कि बॉर्डर के नीचे से या कहीं से भी सुरंग बन के आ रही है और वो लोग दूसरे देश में चले भी जाते हैं। तो इसी तरह से कोई आतंकवादी भी वहाँ से आ सकता है, या तो कोई भी एक पर्सन जो हमारे लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते हैं। तो पोरस बॉर्डर होने की वजह से किस तरह से हमको बॉर्डर मैनेज करना है, या तो पोरस बॉर्डर हमारे चैलेंजेस को और बढ़ावा देती है। एंड लास्ट है कोस्टल सिक्योरिटी। कोस्टल सिक्योरिटी, लास्ट एग्जांपल, न्यू एग्जांपल 2008 का मुंबई टेरर अटैक। कोस्टल एरिया से आए थे, दरिया से आए थे, अरेबियन सी से आए थे टेररिस्ट, और मुंबई के अंदर एंटर हुए थे। इसलिए कोस्टल की सिक्योरिटी भी हमारे लिए अब बहुत ही ज़रूरी बन गई है। इंटरनल सिक्योरिटी चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि मुंबई टेरर अटैक्स को हम लोग एक बेस लाइन की तरीके से ले रहे हैं, या तो एक रेफरेंस लाइन की तरीके से ले रहे हैं। बिकॉज मुंबई टेरर अटैक के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया और कई सारे नए एक्ट्स भी बने हैं, ताकि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को ज़्यादा अच्छे से हम लोग सिक्योर कर पाए और चैलेंजेस को हम लोग कम कर पाए। तो उसको हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, बिफोर 2008 मुंबई टेरर अटैक, आफ्टर 2008 मुंबई टेरर अटैक। ओके, तो ये जो भी चैलेंजेस हमने अभी देखे पॉइंट वाइज, तो ये मैप के अंदर पूरा का पूरा दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी और टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सेशनिस्ट मूवमेंट यहाँ पर होती है, जिसको हम इंसर्जेंसी बोलते हैं। इस तरफ माओ इंसर्जेंसी, यानी कि हम लोग नक्सलिज्म जिसको बोलते हैं। और बड़े बड़े शहरों के अंदर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, यहाँ पर
टेररिस्ट अटैक, हिंटरलैंड टेररिज्म जहाँ पर होता है। तो ये सब मैप के ज़रिए भी आप बता सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आंसर राइटिंग के अंदर आप फिगर्स, मैप, फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ करेंगे तो अट्रैक्टिव आंसर लगेगा। अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को लेकर? सबसे पहला है अनफ्रेंडली नेबर्स। जब पड़ोसी ही फ्रेंडली नहीं होगा तो हम किस तरह से सिक्योर अपने आप को महसूस कर सकते हैं? आप छोटे से लेवल पर एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं आपके घर को लेकर, कि आपके घर के आसपास ही अगर अच्छे लोग नहीं होंगे तो आप बार बार चौकन्ना रहते हैं कि भी बाजू वाले कुछ कर ना ले। तो अच्छे फ्रेंडली नेबर्स होंगे तो प्रॉब्लम इंटरनल सिक्योरिटी का वैसे ही अपने आप ही कम हो जाता है। फिर है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्विटेबल ग्रोथ। ये तीन भी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम ला सकती है। हमने देखा डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म का लिंकेजेस, तो ये डेवलपमेंट ना होने के ही एग्जांपल है कि भी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्विटेबल ग्रोथ है। तो नक्सलिज्म जैसी चीज़ें आ सकती है, इंसर्जेंसी जैसी चीज़ें आ सकती है। फिर वाइडनिंग गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास है जिसके पास नहीं है, या तो पुअर एंड रिच के बीच में जिस तरह से लगातार गैप बढ़ रहा है, तो उसकी लड़ाई में भी इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है गवर्नेंस का डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट अच्छे से, या तो ऑफिसर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे या तो करप्शन करेंगे और उनका डेफिसिट होगा, इस डेफिसिट की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इंक्रीजिंग कम्युनल डिवाइड बढ़ना, ब्रिटिश राज से शुरू हो गया डिवाइड एंड रूल, तो उसका रिजल्ट हम लोग अब तक भोग रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो इनके बीच में डिवाइड बढ़ता रहेगा तो हर छोटी बात को लेकर यहाँ पर वायलेंस इरप्ट हो सकता है, या तो मारामारी हो सकती है, और ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बिकॉज ये क्या करेगा, पीस तोड़ देगा, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ देगा। फिर कास्ट टेंशन, अलग अलग कास्ट के बीच में टेंशन होती है और लड़ाई झगड़ा होता है। पोरस बॉर्डर, हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पोरस है। और पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम के अंदर ये भी जुड़ गया है। क्यों? यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं निर्भया केस के। तो निर्भया कांड कितने ही साल हो गए और इस साल आकर इनको फांसी की सज़ा आखिरकार मिल चुकी है और फांसी दे दी गई। तो कितने साल लगे उसको एग्जीक्यूट करने में, कितने साल लग गए निर्भया को जस्टिस मिलने में। तो इससे क्या हो रहा है कि क्रिमिनल्स को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई इंडिया का क्रिमिनल सिस्टम जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो बेकार सा है, तो हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पैसा खिलाकर हम लोग बच सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। इंटरनल सिक्योरिटी के डॉक्ट्रिन देख लेते हैं, यानी कि सिद्धांत क्या है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, किस तरह से आपको अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग एरिया में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर काम करना है। सबसे पहले है पॉलिटिकल विल अच्छी हो, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स आपके देश में अच्छे से चल रही है, तो वो इंटरनल सिक्योरिटी अच्छे से मेंटेन करेगा। सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सोशली, सामाजिक और इकोनॉमिकली, आर्थिक तरीके से सब कुछ अच्छे से काम कर रहा हो। गवर्नेंस अच्छी हो, पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छे से स्टैब्लिश्ड हो और वो अपना काम कर रही हो। सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। इंटेलिजेंस सिस्टम हमारी अच्छे से काम करनी चाहिए, रॉ, आईबी, सीबीआई वगैरह। बॉर्डर मैनेजमेंट सही से होना चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया बार बार, डिजिटल एरा में साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है। अभी जो वॉर होगा वो आपके लैंड के ऊपर कम होगा और इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा होगा, आपके कंप्यूटर्स के ऊपर, आपके सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा होगा, और ये देश को खोखला कर सकती है। तो ये हमारे डॉक्ट्रिन से सिद्धांत है। इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये पॉइंट्स आपको कवर करना ही है, चाहे वो चैलेंजेस में आप बोलो कि यहाँ से ये चैलेंजेस है, पॉलिटिकली ये चैलेंज है, सोशो इकोनॉमिकली ये चैलेंज है, पॉलिटिकली हम लोग इस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपको एक बेस बना के दे रहा है। आगे देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स क्या है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। तो देखो एलिमेंट्स में हम लोगों ने अभी जैसे डॉक्ट्रिन में हमने पढ़ा था, तो वही कुछ ना कुछ यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट है सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
सामाजिक और पॉलिटिकली। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ सोशो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में। पहला तो होता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, फिर लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एंड बाद में वो डिमांड करता है कि भाई सरकार को चेंज करो, फिर धरना करता है, प्रदर्शन करता है। फिर आता है दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्राइम। ऑपरेशंस यानी कि छेड़खानी, क्राइम, ये सब से भी हमको फ्रीडम चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये सब स्टेबल होना चाहिए। दूसरा आता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हमारी जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी किस तरह से है, नेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए खुद से ही हमारे टेरिटरीज को, ठीक है, ताकि इलीगल इंस्ट्रूमेंट या रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बाहर का कोई आके एक्सप्लॉयटेशन ना करे, डिस्टर्बेंस ना करे। तो हमारी इंटरनल इंटीग्रिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है। इंटीग्रिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी कि नेशन टू हैव स्टेबल इनकम एंड अदर सोर्स टू सपोर्ट अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नाउ एंड इन द नियर फ्यूचर। यानी कि एक स्टेबल इनकम हो सबके पास, ताकि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके पास हो, 2 वक्त की रोटी एटलीस्ट उनको मिले, ताकि वो अच्छे से जी पाए। अच्छे से यानी कि एक बेसिक एलिमेंट जो है रोटी कपड़ा मकान, वो उनको एटलीस्ट मिल पाए। फिर होता है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी यानी कि हमको इफेक्टिव कंजर्व रखना है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को। अब जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, तो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है अलग अलग पॉल्यूशंस को लेकर, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, कचरा, वेस्टेजेस, ठीक है। अब तो नया वेस्ट भी आया है, इलेक्ट्रिक वेस्ट। हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बाद में ख़राब हो जाता है, या तो आप नया फ़ोन ले लेते हो, वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है। तो इससे फ्यूम्स पैदा होता है और एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है। अब इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन की वजह से आप लोग एग्जांपल कंसीडर कर लो, पानी की कमी होती है। अब पानी के पीछे भी लड़ाइयाँ हो सकती है और इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन के आ सकता है। फिर आता है एनर्जी सिक्योरिटी। सबके पास चीप और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह से मिले, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या पेट्रोल की बात हो, वो भी सिक्योर होना चाहिए। फिर कल्चरल कोहेसिवनेस। सभी कल्चर, जितने भी अपने देश है, जितने लोग या जितनी कास्ट उतने कल्चर, तो सभी कल्चर को हमको रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि भाई आपके कल्चर की ये चीज़ अच्छी नहीं है, आपके कल्चर का वो बेकार है। तो हर कल्चर को, हर एक कास्ट के फेस्टिवल को, हर एक रिलीजन के फेस्टिवल को हमको सपोर्ट करना चाहिए, या तो उनके प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए। हम लोग सोशल मीडिया के अंदर वीडियो देखते रहते हैं कि गणेश चतुर्थी के टाइम जो गणेश जी की जो यात्रा निकलती है, उस दौरान मुसलमान लोग पानी पिला रहे हैं, या तो मुसलमानों का कुछ भी ताजिया वगैरह इस प्रकार का निकलता है, तो हिंदू उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वी हैव टू सपोर्ट कल्चर ऑफ ईच अदर, ना कि उनको प्रोटेस्ट करना या तो पत्थर मारना। नहीं तो फिर क्या होगा, अगेन दंगे हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोरल एंड स्पिरिचुअल कंसेंसस। इसका शॉर्ट में बताऊँ तो सारे लोगों को अपने देश के प्रति, अपने देश के प्राइड के प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, ठीक है, दैट वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, और मुझे अपने देश पे गर्व है। तो हम लोग इंडियन बन के रहे, हम लोग गुजराती, मराठी, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, पंजाबी ये बनकर ना रहे, हम लोग इंडियन बन के रहे। इंडियन बन के रहेंगे तो हम लोग एक परिवार की तरीके से रहेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स भी समझेंगे और सपोर्ट भी करेंगे एक दूसरे को। अगर कहीं पे कोई पीछे रह रहा है तो उसको आगे लाएंगे, कहीं कोई पर्सन प्रॉब्लम में है तो उसको मदद करेंगे। तो भाईचारा होगा तो हमारा नेशन स्ट्रांग बिल्ड होके आएगा और हम लोग दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में एक अच्छी एग्जाम्पल के तौर पर आगे आ सकते हैं। और दूसरा देश या पड़ोसी देश या दुश्मन देश इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो बेला फुसलाकर हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमारे लोगों को आसानी से करे। तो फिगर के अंदर अगेन यहाँ पर सेम चीजें यहाँ पर फिगर के अंदर दी हुई है, आप आंसर के अंदर यूज कर सकते हैं।
एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मेजर इशू क्या है? अब एक्सटर्नल साइड पर मेजर इशू क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट तो हम लोग तो देख लिए कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, इस तरीके। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर किस तरह से चैलेंज है? एक्सटर्नल की बात करेंगे तो हम नेबरहुड की बात करेंगे, तो नेबर से हमारे पास चैलेंज है, पाकिस्तान की साइड से, बांग्लादेश की साइड से, चाइना की साइड से, नेपाल की साइड से। तो क्या क्या कौन कौन से हैं? मालदीव्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सुन्नी शिया का वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, या तो मुस्लिम्स के बीच में वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं वो कास्ट को लेकर इंडिया के अंदर भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट करती है। नेपाल में मधेसी बेस्ड पार्टी 2015 की हम लोग बात करते हैं, तो इंडियन कम्युनिटी के कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भी अभी वहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और नेपाल को लेकर। पाकिस्तान की ओर से थ्रेट होता ही रहता है, सीज फायर लाइन का उल्लंघन होता ही रहता है। बांग्लादेश से हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो रेफ्यूजीज आ रही है, चकमा ट्राइब्स आ रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं, तो वो एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर। श्रीलंका की साइड से बात करते हैं, तमिल का इश्यू है। फिर सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट इन द मिडल ईस्ट। कोल्ड वॉर एरा के अंदर मिडल ईस्ट से काफ़ी सारी हमको चीज़ें आती हुई दिख रही है। मिडल ईस्ट यानी कि गल्फ कंट्री जहाँ से पेट्रोलियम क्रूड आ रहा है, सऊदी अरेबिया, यमन, डिबूटी, ये सारी कंट्रीज वहाँ पर है। कोल्ड वॉर एरा के अंदर यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर बात करूँ तो इंडिया इजिप्ट नेशनल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, इंडिया और इजिप्ट ने मिलके, कि भाई आप उस मिडल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करके, कुछ लोग सपोज ईरान का साइड दे रहे हैं, कुछ लोग ईरान के अगेंस्ट वाली पार्टी को साइड दे रहे हैं। से फॉर एग्जांपल ईरान है तो ईरान के अगेंस्ट में यूएसए है, तो यूएसए की जो टीम है या तो जो उनके फ्रेंडली नेशंस है यूके वगैरह, वो सपोर्ट करेंगे। अब जो यूएस को नहीं पसंद या तो जो यूएस को पसंद नहीं करते वो ईरान को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया वगैरह। तो इन सब से बाहर आके इंडिया क्या बोला इजिप्ट के साथ कि भाई हम लोग नॉन अलाइनमेंट है, किसी आपके इस मूवमेंट के अंदर हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। अगर हम लोग न्यूट्रल नहीं रहे तो हमारे मेजर इशू बन सकता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर। तीसरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी इशू। मुंबई टेरर अटैक्स के बाद हमने देख लिया मैरीटाइम सिक्योरिटी किस तरह से कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। अब स्पेस के अंदर हमारे कई सारे सैटेलाइट्स हैं, तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, हमने एक परिश्रम किया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, कि दुश्मन देश क्या करेगा, अब सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करेगा आपको, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके कंट्री का इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट सब कुछ ठप हो सकता है, यानी कि आप एक दूसरे से कट जाएंगे। और ये काफ़ी बड़ा थ्रेट लेकर आ सकता है इकोनॉमिकली, और बाद में वो वॉर भी कर सकते हैं और आप उनको कैप्चर भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके रडार में भी वो नहीं आएगा। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए हमने एक मिसाइल लॉन्च किया था, ताकि दूसरे स्पेस का फ़ायदा उठाकर हमें हमला ना कर ले। तो किस तरह से स्पेस का मिलिटराइजेशन हो रहा है, तो ये नए युग की बात है, नई एरा की बात है। बदलते टाइम के साथ हमारे इश्यूज भी बदलते रहे, इसलिए हमने एक मिसाइल लॉन्च की जो हमारे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल को डैमेज करेगा स्पेस के अंदर। फिर है थ्रेट फ्रॉम साइबर स्पेस। वायरस, ट्रोजन, मालवेयर, हैकिंग, ये सब क्या है, साइबर स्पेस के अंदर थ्रेट है जो इंडिया की मेजर एक्सटर्नल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकता है। आपके अकाउंट में से चोरी हो सकती है, आपकी डेटा चोरी हो सकता है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैक करके पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज एक वेबसाइट है टेंडर फिलअप करने की गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है, अगर वो वेबसाइट ही किसी ने हैक करके अमेंड कर दिया तो अंदाज़ा लगा दो कितना ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, गवर्नमेंट की जगह पर किसी और को मिल जाएगा, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो सकती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स की साइट है या तो कहाँ कहाँ पर आर्मी है, वो सारा डेटा कहीं ना कहीं होगा, और वो चोरी हो गया तो इंटरनल इंडिया की सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी या टोटल इंडिया का सिक्योरिटी को लेकर कितना बड़ा टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो सकता है। और लास्ट में है इंटेंसिफिकेशन ऑफ कंपटीशन फॉर स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स रिसोर्स को लेकर जो इंटेंस
कंपटीशन चल रहा है सारे देशों के बीच में, तो ये भी एक मेजर इशू है एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर। स्कैर्स रिसोर्स क्या है सबके लिए? पानी है, क्रूड ऑयल है, और इसी को लेकर लड़ाई, क्रूड ऑयल को लेकर तो हम लड़ाई देखते ही है मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर। अब आगे जाके पानी को लेकर लड़ाई हो सकती है। बोला जाता है ना कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के पीछे होगा, बिकॉज पानी बहुत ही कम बचा है हमारे पास पीने के लिए या तो अदर डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आज हम लोग इतना करते हैं। थैंक यू।